नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा उत्तराखंड हिंदी और जीके के टेस्ट जो कि 30 नंबर का आज होने वाला है। यानी कि आज का टेस्ट मिक्स टेस्ट है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड हिंदी और जीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए तैयार रहिएगा इस टेस्ट को देने के लिए, और एक नोटबुक साइड में रख लें। जितने आपके मार्क्स बने उन्हें काउंट करें और कमेंट्स कर दें। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हम उन्हीं क्वेश्चन को टेस्ट में देते हैं जिनके लगभग चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप किसी कोचिंग के यानी कि संचालक हैं, किसी कोचिंग को चला रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, या आप प्रैक्टिस में बने रहना चाहते हैं टेस्ट की, तो आप हमारे 25 टेस्टों की सीरीज ले सकते हैं। मात्र 25 रुपये में आपको 25 रुपये पे करने होंगे और आपको 25 टेस्ट मिलेंगे उत्तराखंड के टॉपिक करके, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। चलिए समय को ख़राब ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपके गढ़वाल यूनियन की स्थापना वर्ष 1901 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 1901 की मैं बात कर दूं तो नोबेल अवार्ड आपके जो कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अवार्ड है नोबेल अवार्ड, उनकी शुरुआत वर्ष 1901 में ही की गई थी। यानी कि पहला वर्ष 1901 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति पर दिए जाते हैं? तो आपका आपने नाम सुना होगा जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनका नाम नोबेल ही था, या नोबेल के नाम से अल्फ्रेड नोबेल उन्हें कहा जाता था, तो उनके नाम से ही नोबेल अवार्ड स्टार्ट हुए थे। उसके बाद मैं बात कर लूँ कि सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति को नोबेल अवार्ड मिला? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिन्होंने हमारे जनगण मन को लिखा, तो उन्हें सबसे पहले वर्ष 1913 में गीतांजलि के ऊपर नोबेल अवार्ड मिला था। अगर मैं महिला की बात कर लूँ तो आपके मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में सबसे पहले नोबेल अवार्ड मिला, जो कि भारत की महिला थी प्रथम नोबेल अवार्ड पाने वाली। उसके बाद और अन्य व्यक्तियों को भी मिल चुका है। तो हमें मेन जो था पहला, और हमारा पहला महिला और पहली पुरुष थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेम्पल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका टेम्पल सिटी के नाम से द्वाराहाट जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, इसे कहा जाता है यानी कि मंदिरों की नगरी। तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो उसमें अधिकांश बच्चों ने उसका आंसर नहीं लगा पाए थे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन लिखा हुआ था कि मसालों का बागान कहाँ पर है, तो हर कोई लगाता केरल में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें आप देख लिया करें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खुला? तो राज्य का पहला पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खुला अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालिदास ने कड़वाश्रम को किस नाम से जाना? यानी कि कालिदास जो आपके महान कवि हुए हैं, तो इन्होंने कड़वाश्रम को किस नाम से पुकारा है? तो किसल्य प्रदेश के नाम से पुकारा है कड़वाश्रम को। अगर मैं कड़वाश्रम की बात कर लूँ तो कड़वाश्रम आपका पौड़ी गढ़वाल में मालिनी नदी के तट पर है, और वर्तमान में इसका नाम चोखा घाट है। और इसी कड़वाश्रम में आपके भरत, जो कि जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भरत पड़ा, यानी कि शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत का भी जन्म आपके कड़वाश्रम में ही हुआ था। और कड़वाश्रम में ही आपके मालिनी नदी के तट पर कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को लिखा, जो कि दुनिया की 100 पुस्तकों में शामिल है। यानी कि दुनिया की 100 महत्वपूर्ण पुस्तकों में एकमात्र भारत की जो पुस्तक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे कड़वाश्रम में लिखा गया। कड़वाश्रम की मैं बात कर लूँ तो कर्णव ऋषि के नाम पर इसका नाम कड़वाश्रम पड़ा था। और ये एक प्रकार का कह सकता हूँ कि जैसे आज के ज़माने में विश्वविद्यालय है, इसी प्रकार से
प्राचीन या प्राचीन समय में ये कण्वाश्रम भी एक आपका विद्यालय या विश्वविद्यालय होता था, जहाँ पर आपको वेद पुराण इनकी शिक्षा दी जाती थी। कहा जाता है इस कण्वाश्रम में लगभग 10,000 से अधिक छात्र थे और उन्हें महान ऋषि आपको वेदों की जानकारियाँ, वेदों की शिक्षा देते थे। तो बहुत ही अच्छा आपका स्थान है, पवित्र है। चलिए क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं आप नोट कर ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? तो जागेश्वर मंदिर समूह जो आपका अल्मोड़ा द्वाराहाट में है, वह आपके कत्यूरी वंश के समय में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो अगर आप भी चाहते हैं 25 टेस्ट प्राप्त करना और लगभग जिसमें 600 से 700 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो प्लीज़ एक बार जरूर लें। मात्र 25 रुपये, ज़्यादा मैंने खुद से चार्ज नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? तो राज्य में पौधरोपण नीति आपकी वर्ष 2006 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आपके क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण दिवस कब है? तो आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं बात कर लूँ तो मजदूर दिवस आपका 1 मई को है, और आपका इसी प्रकार से एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को है, कंप्यूटर दिवस आपका 2 दिसंबर को है, 25 दिसंबर को आपका तुलसी दिवस आ जाता है। और इसी प्रकार से आपका अगर मैं बात कर लूँ कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, और आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है, और आपका 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बहुत सारा कुछ दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्यमंत्री जी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिनको हर एक स्टूडेंट जानता होगा जो UKSSC की प्रिपरेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा बता दूं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं या जो थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं उत्तराखंड को और GS को, तो वो पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। 25 को हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जानकारी ले लें, क्या फीस रहेगी, किस प्रकार से सिलेबस हम कराएंगे और कितने मंथ का कोर्स होने वाला है। फीस की बात कर लूँ तो बहुत ही मामूली फीस हमने रखी है, जिसको एक निम्न परिवार से भी पे कर सकता है। पहले ही मैंने आपको बताया है कि अगर कोई किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी है बहुत ख़राब है, तो मैं उसको फ्री में भी अपने क्या बोलते हैं कोर्स में जोड़ चुका हूँ। कुछ पहले बच्चे मैंने जोड़े हैं जिनकी स्थिति मुझे भी लगी कि हाँ कि थोड़ी कमज़ोर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार जानकारी ज़रूर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? तो राज्य में चाय की खेती आपके वर्ष 1824 में प्रारंभ हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बागेश्वर स्थित वागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके वागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद जी ने कराया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। लक्ष्मीचंद की बात कर लूँ तो लखूली बिराली के नाम से इन्हें जाना गया है, क्योंकि ये मुगलों से डर के थर थर कांपते थे, ऐसी किंवदंत कहानियां हैं। लक्ष्मीचंद जी के बारे में और मैं अगर बात करूं तो इन्होंने सिरती कर लगाया था, जो कि एक नगद कर के रूप में है, और लास्ट टाइम एग्जाम में मालूम किया जा चुका है कि निम्न में कौन सा नगद कर था। तो सिरती कर आपको देखना है, और भी थे, मैंने चंदों के और गोरखाओं के कर नीति पर टेस्ट बना रखा है, तो उसे एक बार जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कर मैंने वहाँ पे लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपका रूप सिंह स्टेडियम स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर मैं ग्वालियर की बात कर लूँ तो ग्वालियर में ही आपके झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई जी की आपकी कब्र है, या मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर की और बात कर लूँ तो आपके तानसेन जी का आपने नाम सुना होगा, जो कि अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे, और तानसेन जी का मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और तानसेन जी का मूल नाम था रामतनु पांडे जी। उसके बाद में अगर और बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्ष 1984 में
भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। या तो आपको ऑप्शन में 2 दिसंबर मिलेगा या 3 दिसंबर मिलेगा वर्ष 1984 में। लास्ट टाइम उत्तराखंड के एपीएस के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर ऑप्शन में 2 दे रखा था, 3 नहीं था, इसीलिए 2 दिसंबर 1984 सही तिथि मानी गई थी। तो आपके मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और उस मिथाइल आइसोसाइनेट ने जल से क्रिया की थी। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं कि मिथाइल की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ, ये क्वेश्चन बना है। उसके बाद में किससे क्रिया की थी, ये क्वेश्चन भी बना है। और किस तिथि को हुई थी ये, तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें एक बड़े जन समुदाय के रूप में मृत्यु हुई थी व्यक्तियों की। और उसके बाद में अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश को, तो भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा गया है। और सर्वाधिक मैं कह दूँ तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है। सर्वाधिक जनजाति भी आपकी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। और अगर आ जाएगी जनजातियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो ठक्कर बप्पा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली किस राज्य के पास हैं? तो ये पास हैं आपके महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। दादर नगर हवेली की अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी राजधानी सिलवासा है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा गया है। और आपका गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ पर स्थित है, मुंबई में ही स्थित है। उसके बाद में अगर मैं बात करें कि महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक आपकी प्याज महाराष्ट्र में सर्वाधिक होती है, तो इस पॉइंट को भी आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी, या यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है पॉइंट, भारतीय सरकार का सर्वोच्च विधिक यानी कि कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा आपका महान्यायवादी, आपका इसमें थोड़ा मिस हो चुका है पॉइंट, उसे भी आप नोट कर लें। इस मिस पॉइंट को आप नोट कर लें कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। यहाँ पे विधिक आपको ऐड करना है, यानी कि कानूनी अधिकारी। तो अगर हम महान्यायवादी के बारे में बात करें, पहले मैं आपको ये चारों के बारे में आपको बता देता हूँ जो यहाँ से मेन क्वेश्चन है। क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर महान्यायवादी है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 124 में है और ये वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपके शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि सर्वोच्च न्यायालय 124 में आ जाता है। अगर हमें हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय को जानना हो तो आप 2 को आगे कर दे और 1 को पीछे कर दे और बन जाएगा 214, और 214 में आपका वर्णन है हाई कोर्ट का। उसके बाद में बात कर लूँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुना जाता है, या किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन है, तो 124 आर्टिकल आपका आएगा, 124 का फर्स्ट। उसके बाद में बढ़ते हैं महान्यायवादी की तरफ। तो महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है, यानी कि आर्टिकल 76 में है। और वर्तमान में महान्यायवादी आपके कौन है? के वेणुगोपाल। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख है, और जो कि वर्तमान में राजीव महर्षि जी हैं। उसके अंदर हम बढ़ते हैं राष्ट्रपति जी की तरफ। तो आपके अनुच्छेद 52 में आपके राष्ट्रपति जी को बताया गया है। अनुच्छेद 53 में बताया गया राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 में है आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि प्रक्रिया। और अन्य एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72, जिसके अनुसार राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। और एक आर्टिकल 108 जिसके लिए संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की जाती है। आपकी बुलाता राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाएगा उन्हें राष्ट्रपति, और उसका अध्यक्ष रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये सारे ही पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? तो धन विधेयक की मैं बात कर लूँ तो सर्वप्रथम आपके लोकसभा में पेश होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और आपके धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। इसी प्रकार से आपका वित्त विधेयक आता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉयटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो रॉयटर्स जो आपकी समाचार एजेंसी है वह आपकी ब्रिटेन की है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं ब्रिटेन की बात कर लूँ तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो कि थेम्स या टेम्स नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो आपका उस्ताद जाकिर हुसैन जी का संबंध आपके तबले से है, यानी कि ये तबला वादक थे। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपने अल्लाह रखा रहमान के बारे में सुना होगा, यानी कि ए आर रहमान। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अल्लाह रखा रहमान पूरा किसका नाम है? तो आपके संगीतकार गीतकार ए आर रहमान जी का पूर्ण नाम क्या है? अल्लाह रखा रहमान। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार कब प्रधानमंत्री बनी? तो इंदिरा गांधी जी सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनी थी वर्ष 1966 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उनकी मृत्यु के बाद ये प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करूं तो लौह महिला, यानी कि भारत की लौह महिला इन्हें कहा गया है। और इनके समय में कई बार आपातकाल भी लगाया गया था भारत में। और इनके बचपन का नाम इंदु और प्रियदर्शनी था, यानी कि इंदु और प्रियदर्शनी किसे कहा गया है? इंदिरा गांधी जी को कहा गया है। इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी थे। कुछ को कन्फ्यूजन रहता है गांधी के कि गांधी क्यों है, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी समय मिला तब बताएंगे। फिलहाल इंदिरा गांधी जी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको नोट करना है। और पहली बार ये पीएम कब बने? 1966 में। 1966 में ही आपके एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका वर्तमान मुख्यालय आपके फिलीपींस के मनीला में है। और मनीला में ही आपके चावल शोध संस्थान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय है। और अगर राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आ जाए तो आपका कटक उड़ीसा में मिलेगा। और सर्वाधिक चावल आज अगर आ जाए तो आपके पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक धान की पैदावार होती है। आम आ जाए आपका यूपी में आएगा। और आपकी केसर आ जाए जम्मू कश्मीर में। रबड़ आपकी केरल में। सुपारी और आपका कहवा, सुपारी और कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी, ये सब आपके कहाँ पर आएगी? कर्नाटका में। लाल मिर्च आपके आंध्र प्रदेश में आ जाएगी। मूंगफली आपके गुजरात में आएगी। और आपके सोयाबीन मैं बता चुका हूँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती है। और आपकी चाय अगर आ जाए तो असम में सर्वाधिक चाय की पैदावार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोलता हूँ, तो उन्हें भी आप नोट किया करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जोर या महत्व किस पे दिया गया? तो आपके उद्योग पे दिया गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। और अगर मैं बात कर लूँ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो ये 5 वर्षों में आज जारी होती है, लेकिन कुछ में अपवाद भी हैं, वो कभी पढ़ाएंगे पंचवर्षीय योजना तो तब बता दिया जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके राउरकेला, बोकारो और इस प्रकार से उद्योग जो फैक्ट्रियाँ लगी थी, आपकी कंपनियाँ लगी थी, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता माना गया है आपके सुब्रमण्यम भारती को, यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सुब्रमण्यम भारती। डी आंसर सही है, आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो फेमस है ये व्यक्ति और सबको आंसर भी पता होगा, महात्मा गांधी जी। मैंने हिंदी में करके इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आजकल आ जाते हैं क्वेश्चन
ये तो पता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है, महात्मा गांधी जी की, लेकिन इसका हिंदी अगर हम वर्जन करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये आपकी मूल रूप से गुजरात भाषा में लिखी गई थी, ये आपको नोट करना है क्योंकि एग्जाम में आ रखा है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, गुजराती भाषा में। उसके बाद अलग अलग व्यक्तियों ने हिंदी रूपांतरण किया है आपकी इस पुस्तक का, तो वो एक अलग पॉइंट है, कभी पढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इंद्रपुरी का पर्यायवाची है, यानी कि इनमें से कौन सा इंद्रपुरी का पर्यायवाची है। तो आपका अमरावती, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, अमरावती इंद्रपुरी का पर्यायवाची है। अगर मैं बात करूं कि सुरचाप क्या है और सप्तकर्ण क्या है, तो सुरचाप और सप्तकर्ण दोनों ही आपके इंद्र यानी कि इंद्रधनुष के पर्यायवाची है, यानी कि जो इंद्र थे उनके इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं सुरचाप और सप्तकर्ण। और आपका मधावनी उनकी जो इंद्राणी होती है, यानी कि उनकी इंद्राणियाँ थी, उन इंद्राणियों का पर्यायवाची क्या है, मधावनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है राहुल सांस्कृत्यायन ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने आपके सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, सरहप्पा जी को अब राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी दिवस मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। और आपकी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। और हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। और आपका एक क्वेश्चन आता है कि गुलामों को फारसी में क्या कहा गया है, वंदगाह कहा गया है। मुगल दरबार की राजकीय भाषा क्या थी आपकी, तो फारसी थी। और गोरखाओं के राज्य भाषा क्या थी, गोरखानी थी। ये मैं आपको कल वाले टेस्ट में ये पॉइंट लिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिवाद विषय है। तो आखिरी कलाम का जो प्रतिवाद का प्रमुख विषय वो प्रेमाख्यान रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है असमिया भाषा किस अपभ्रंश का भेद है। तो आपकी असमिया है आपकी मागधी की, बिहारी, उड़िया, असमिया, वांगला, ये सारी ही किसके भेद हैं, आपके मागधी के भेद मिलेंगे। और शोरसैनी की मैं बात कर लूँ तो आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती सब कहाँ से आते हैं, शोरसैनी से आते हैं। अर्धमागधी की मैं बात कर लूँ तो आपकी पूर्वी हिंदी है, अर्धमागधी का भेद है, यानी कि अपभ्रंश है अर्धमागधी, उसका भेद क्या है, पूर्वी हिंदी। इसी प्रकार ब्राचड़ आपकी ब्राचड़ अपभ्रंश का जो भेद है वह आपकी पंजाबी है। तो ये आपको नोट कर लेने हैं सारे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 है नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है। ये नागरी प्रचारणी सभा नहीं है, नागरी प्रचारणी सभा आएगा तो उसका आपको वाराणसी या काशी लगाना है, लेकिन नागरी लिपि परिषद आ जाए तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली लगाना है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो एक बात सुन लो, मैं इतने क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, है ना, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन का नोट कर लें, उसमें आप ही का बेनिफिट है। मुझे तो जितने क्वेश्चन याद हैं वो याद ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लिख लेंगे तो मेरे क्वेश्चन कम हो जाएंगे, या आप नहीं लिखेंगे तो मेरे क्वेश्चन कम हो जाएंगे, तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ आप पे पड़ने वाला है, आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा तो उसके बाद आपको पता है कि आगे की लाइफ कैसे है। अगर जॉब है तो सिक्योर लाइफ है, चार सलाम करते हैं, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो क्या होगा, कोई भी नहीं पूछता। एक रियल फैक्ट है लाइफ का, सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ, लंबी बात करनी मुझे आई नहीं। तो इसलिए अगर आप कामयाब हैं तो सब आपको सैल्यूट करेंगे, और आप अगर नाकामयाब हैं तो आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी हो या कितना ही क्लोज हो, वो भी आपसे बच के इधर उधर जाने लगेगा जब आपको किसी की या उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, इजी है बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कृपा आपका शुद्ध एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये लास्ट टाइम आपके 2017 APS में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो वागीश में हम पहले बात कर लें तो आपको पता होगा वागीश एक व्यंजन संधि है, तो वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वागीश का सही संधि विच्छेद आपका वाक प्लस ईस होगा, यानी कि
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लगा रखा है हलंत, और आपका इस में कन्फ्यूजन होता है इस प्रकार से। यहाँ पे ये भी गलत है, अगर यहाँ पे ये बड़ा होता यानी कि तो ये आपका सही होता, लेकिन ये सही है। बहुत बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया था और अधिकांश बच्चे इस प्रकार से बाकी का संधि विच्छेद करके आए थे, लेकिन रियल आपका आंसर क्या है, वाकफ प्लस इस, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पतलून किस भाषा का शब्द है? तो पतलून आपका अटपटा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है यानी कि इंग्लिश का, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। एक जल्द ही एक ट्रिक लाने वाला हूँ जिसमें आपको ये शब्द याद कराने की ट्रिक दूंगा कि अरबी, फारसी, तुर्की शब्द कैसे याद करते हैं। साथ ही तत्सम शब्द में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो लगभग आपके 100-150 ऐसे में पॉइंट क्लियर करा दूंगा हिंदी में, जिसमें आपको एग्ज़ाम में वो पॉइंट आएगा और आप करेक्ट से आंसर उसका लगा दोगे। तो आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपके पास जल्द पहुँचे, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 29 है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो आपका दशानन योग रूढ़ शब्द है यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये आपका शब्दों के एक प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ। रूढ़ शब्द भी होते हैं यानी रूढ़, रूढ़िवादी भी आपने एक शब्द सुना होगा जीके में, जो एक अक्कड़ होते हैं एक प्रकार से। रूढ़ जैसे आपका ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते या जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, वे आपका रूढ़ शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आँख है, आँख का आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। नाक है, कान है, हाथी है, पानी है, तो नानी है, ऐसे शब्दों का हम संधि विच्छेद नहीं करेंगे। अर्थात वे शब्द जिसका हम संधि विच्छेद ना कर सकें या जिन्हें हम दो सार्थक शब्दों में ना तोड़ सकें, वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक क्या है? वह शब्द जो दो शब्दों के मेल से मिलके बने हों, क्या कहलाते हैं? यौगिक। जैसे विद्यालय या और आपका हिमालय हुआ, आपका बागीश हुआ, इसी प्रकार से यौगिक होते हैं जो दो के योग से बने हों। योग रूढ़ ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल बहुवीरी के एग्जाम्पल सब लगा दीजिएगा, यहीं फिट हो जाएंगे। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी तीसरे का अर्थ निकाल के दें, क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। जैसे आपका दशानन हुआ, आपका पीताम्बर हुआ, लंबोदर हुआ, ये सब कहाँ पर आएंगे? आपके योग रूढ़ शब्दों में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आपके कर्म वाच्य, कृत वाच्य और आपका भाव वाच्य। एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कृत वाच्य, जहाँ पर कर्ता कुछ करे, यानी कि जो करता है वो, जैसे कि राम का खाना खा रहा है, तो इसमें क्या आएगा? आपका कर्म आएगा। जैसे 3 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। जैसे राम अगर जा रहा है तो आपका कृतवाच्य में आएगा, और आपका राम अगर कुछ कर रहा है, जैसे राम कुछ कार्य करेगा, जैसे राम आपका खाना खा रहा है, तो क्या आएगा? आपका कर्मवाच्य आएगा। और लास्ट में क्या आता है? आपका भाववाच्य, जहाँ पे एक मन की भावनाएं उत्पन्न हो, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, जिसमें मन के भाव उत्पन्न हो रहे हो। तो 3 प्रकार होते हैं आपके वाच्य के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका लास्ट में क्या आता है? भाववाच्य। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हमारा यूट्यूब चैनल है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।